हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज केयर में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उस क्लास में नंबर्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम उन्हीं क्लासिफिकेशन में जो बच गए हैं उसे आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए, मेरा अंतिम टॉपिक था इंटीजर, और इंटीजर के बारे में आप लोग को मैंने अच्छे से समझाया था। इंटीजर का मतलब क्या होता है हिंदी में? पूर्णांक। और इंटीजर का एग्जाम्पल हमने बताया था कि -∞ से लेके +∞ तक का जो भी संख्या है जो कि एक एक अंतराल पे होगा, मतलब डेसिमल में नहीं होगा, ये सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। तो हम अगर यहाँ से देखें तो हमने इंटीजर का दो तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब इंटीजर का मैं एक तरह से और क्लासिफिकेशन करूँगा। तो देखिए, इंटीजर को दूसरे तरीके से फिर से हम इसे दो टाइप में बांट सकते हैं। और यह पहला क्या होता है? तो पहला इवन नंबर। पहला कौन सा? इवन नंबर। हिंदी में इसे हम सम संख्या बोलते हैं, सबको पता होगा। और दूसरा क्या? तो दूसरा ऑड नंबर। हिंदी में इसे विषम संख्या बोला जाता है। अब सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या के बारे में डिफिनीशन सबको पता ही है लगभग, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा मैं उसे कोशिश करूँगा कि वो दूर हो जाए। तो इवन नंबर का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे ही इवन नंबर कहा जाता है। तो हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक में देखेंगे कि कौन कौन सा दो से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में एक को अगर देखा जाए तो एक दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा। दो की बात अगर करें तो दो पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक दो, पहला दो। उसी तरह से आगे देखा जाए तो 4, फिर 6, फिर 8, इस टाइप से पॉजिटिव में। और उसी तरह से अगर निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव में अगर देखा जाए तो -1 दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा। केवल मैग्नीट्यूड की बात करना है, इसमें अभी ध्यान नहीं देना कि कौन से मतलब साइन लगा हुआ, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात करना है इसमें। तो एक को अगर देखा जाए, इसमें अगर एक को देखा जाए तो यह सम नहीं होगा, दो सम होगा, फिर इसी तरह 4 सम होगा, फिर -6 सम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि -2, -4 ये हमारा क्या है? सम है। और एक जीरो को भी अगर देखा जाए तो जीरो भी क्या होता है? तो सम संख्या ही होता है, क्योंकि जीरो भी क्या होता है? दो से पूरा पूरा कटता है। अब हम कहें कि दो से पूरा पूरा कटना, तो दो से पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है? तो दो से पूरा पूरा कटने का मतलब ये होता है कि हमेशा दो से भाग लगाने पर उसका शेषफल क्या हो जाना चाहिए? तो 0 हो जाना चाहिए। उसी का मतलब होता है दो से पूरा पूरा कटना। तो यहाँ से अगर 4 में 2 से भाग लगाएंगे, अगर देखा जाए 4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से कितना शेषफल इसका आएगा? 2 से लगेगा, इसका शेषफल हमारा 0 हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? कि यह पूरा पूरा 2 से कट रहा है या 2 से विभाजित हो रहा है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है कि अगर 4 को हमें लिखना पड़ेगा तो ये जो डिवीजर है और भागफल है, यह डिवीजर और भागफल क्या होता है? तो यही जो भाज्य है, यही जो संख्या है, इसका ही यह दोनों क्या होता है? फैक्टर होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा। अगर कोई संख्या किसी भी दूसरे संख्या से पूरा पूरा कटता है तो वह संख्या भी उस संख्या का फैक्टर होता है, और उसका भागफल जो भी होगा वह भी उसका फैक्टर होता है। फिर अगर 6 की बात करें तो 6 कितना? 2 × 3, ये हमारा 6 होगा। तो इस तरीके से हम 6 को देखेंगे, मतलब जितने भी सम संख्या को देखा जाए तो उसमें जरूर 2 होगा, और बाकी बाद उसके गुणज में कुछ ना कुछ होगा, उसके दूसरे गुणनखंड में कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी सम संख्या होंगे सब किस टाइप के होते हैं? तो हमेशा सभी के सभी 2 के टाइप के होते हैं। मतलब इसका नॉर्मल फॉर्म हो गया कितना? तो 2 के।
तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, और 2 से पूरा पूरा विभाजित न होने का मतलब क्या होता है, तो कुछ न कुछ शेष फल बचता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से देखा जाए तो विषम संख्या कौन कौन सा, पहले पॉजिटिव में देखेंगे तो 1 हमारा विषम संख्या हुआ, फिर 2 तो सम था, 3 हमारा विषम हो जाएगा क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर आगे बात करें 5, उसी तरह 7, 9, ये सब क्या है, विषम है। फिर निगेटिव में बात करें तो क्या हो जाएगा, -1, -3, इस तरह से ये हमारा ऑड नंबर हो गया। तो ये हमारा ऑड नंबर है। अब इसका अगर फॉर्मेट देखा जाए, इसका नॉर्मल फॉर्म अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, तो नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि हमने बोला कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2 से हमने 3 में भाग दे दिया तो कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, शेषफल कितना, 1। तो इसे लिखा जा सकता है 2k + 1, मतलब जितने भी विषम संख्या होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, तो 2k + 1 में होंगे। या नहीं तो दूसरा फॉर्म भी होता है, जैसे कि हम यहाँ पे 1 से नहीं लगा के कितना, 2 से अगर लगा ले तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से शेषफल कितना, तो -1 शेषफल होगा, तो हम यहाँ माइनस भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओड नंबर जितने भी होंगे वो या तो 2k + 1 टाइप का या नहीं तो 2k - 1 टाइप का होगा। तो इस तरीके से ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या की। हिंदी में इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का डिफिनीशन हमने कल बताया था। नेचुरल नंबर क्या होता था, तो गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते थे। और यह स्टार्ट कहाँ से होता था, तो 1 से, गिनती स्टार्ट होती है 1 से। तो यही सारा क्या था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को भी हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। नेचुरल नंबर को भी हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। पहला क्या, तो अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा क्या, तो दूसरा हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं कि क्या होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये डिफिनीशन तो आपको पता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित ना हो। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि जब कह रहा कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से यह विभाजित नहीं होता है, तो इसका फैक्टर जो होगा, इसका फैक्टर कौन सा होगा, तो इसका फैक्टर एक केवल क्या होगा, तो 2 होगा। और वो कौन सा, तो 1 और 2, एक और स्वयं, मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे। इसके मात्र 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर, तो 2 फैक्टर होंगे। और 2 फैक्टर में कौन सा, तो 2 फैक्टर में पहला 1 और दूसरा कौन सा, तो दूसरा स्वयं। मतलब इसका मतलब इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उससे न तो ज़्यादा फैक्टर होता है और ना ही उससे कम फैक्टर होता है। तो इस तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। तो भाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे ही हम भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब जो अभाज्य नहीं हो वही भाज्य होगा। मतलब क्या, 2 से पूरा पूरा नहीं कटने का मतलब क्या हुआ, सॉरी भाज्य संख्या, जो वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है जो एक और स्वयं को छोड़कर
किसी अन्य से भी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अभाज्य नहीं होगा वही क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो इसका डिफिनीशन हमने क्या देखा कि एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी यह विभाजित होता है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि इसके 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। कम से कम कितने फैक्टर, तो कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। मतलब 3 फैक्टर से कम इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते, अधिक चाहे जितना भी हो, लेकिन कम से कम इसका 3 फैक्टर होना चाहिए। और इसके कितने फैक्टर, तो मात्र 2 फैक्टर, केवल और केवल कितना, 2 फैक्टर, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। तो अब यहाँ से अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो प्राकृत संख्या में सबसे पहले मैं 1 को लेता हूँ। तो अगर 1 को देखा जाए तो क्या 1 कैसी संख्या है, 1 अभाज्य है होगा या भाज्य। तो यहाँ से क्लियर है कि इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। और 1 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 1 के केवल और केवल 1 फैक्टर होते हैं, और वो भी कौन सा, तो स्वयं। तो 1 के 1 फैक्टर होते हैं केवल, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो 1 को छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं अब 2 की। तो 2 को अगर देखा जाए तो 2 हमारा 2 का 2 फैक्टर होता है। कौन कौन सा, तो एक 1 और एक 2। मतलब फैक्टर करने का मतलब कि यह दोनों से विभाजित होता है। फैक्टर करने का मतलब यह दोनों संख्या, मतलब जो भी फैक्टर होगा उससे विभाजित होना। तो 2 का फैक्टर एक भी होगा और एक 2 भी होगा। तो इसके कितने फैक्टर, तो इसके 2 फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या होगा। फिर 3 की बात करें तो 3 के भी 2 फैक्टर, कौन सा, एक और एक स्वयं भी, 1 और 3, इसके 2 फैक्टर, तो यह भी अभाज्य संख्या। फिर अगर 4 की बात करें तो इसके कितने फैक्टर, तो इसके कम से कम 3 फैक्टर मिलते हैं हमको, देख लो। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मतलब 1 से भी यह कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसके तो 3 फैक्टर है, जबकि हमें मात्र 2 फैक्टर ही चाहिए। तो इस तरीक़ा से 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 5 की बात करते हैं तो 5 हमारा अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होता है। कौन कौन सा, तो 1 और 5। फिर 6 की बात करेंगे तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका 3 फैक्टर मिल जाएगा। तो कौन सा होगा भाई, 7 होगा, नहीं 8 होगा, ना ही 9 होगा, ना ही 10 होगा, नहीं तो कहाँ होगा, 11 होगा। फिर 12 नहीं होगा, फिर 13 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या का यहाँ से क्या दिख रहा है कि भाज्य संख्या में कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने, कम से कम 3 फैक्टर। तो एक तो अभाज्य नहीं हुआ था, तो 1 को देख लेते हैं। अगर 1 को देखा जाए तो इसके तो कम 1 ही फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर, इसके 1 ही फैक्टर है। तो क्या यह भाज्य संख्या होगा, तो 1 भाज्य भी नहीं होगा। तो 1 को छोड़ते हैं। फिर 2 तो भाज्य हो गया था, 2 अभाज्य हो गया था, 3 भी अभाज्य हो गया था। फिर 4 की बात करते हैं, क्या 4 भाज्य है, तो हाँ है, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, 1 2 3, सॉरी 1 2 और 1 4, 4 के 3 फैक्टर हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाज्य। फिर बात करते हैं 6 की। 5 तो हमारा अभाज्य था। 6 की बात करते हैं तो इसका भी 3 फैक्टर, इसका 3 फैक्टर ही नहीं, इसका 4 फैक्टर लगभग होगा, 1 2 3 और 6। लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अधिक से अधिक चाहे जितना भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। कम से कम 3 फैक्टर हो तब वह क्या कहलाएंगे, तो वही अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो इस तरीके से 4 हो गया, 6 हो गया, फिर कितना 8, फिर 9, फिर 10, 12। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अभाज्य और भाज्य में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो अब अगर प्राइम नंबर के एग्जाम्पल में थोड़ा सा और देखा जाए तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या लिखा था, 2 3 5 7, ये सारे एग्जाम्पल थे प्राइम नंबर के। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, पहले 2 की अगर बात करते हैं तो 2 क्या है, सम भी है। इसमें और कोई ऐसा संख्या होगा जो सम होगा, तो इसमें और ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो सम होगा। अगर कोई सम हो जाता है तो फिर वह 2 से कटेगा। तो फिर वहाँ पे हमने क्या दिया था, अभाज्य संख्या का डिफिनीशन दिया था कि उसके 3 फैक्टर, कम से कम 2 नहीं, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए।
अगर 2 से कट जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, तो फिर अभाज्य रहेगा नहीं। तो इस तरीक़ा से एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो क्या है, तो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ऐसा सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र ही 2 ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो ये क्लियर है। फिर अब इसमें अगर देखा जाए 3 से लेकर 7 तक, तो यह विषम संख्या भी है, और बाकी बात जितने भी प्राइम नंबर होंगे सबके सब लगभग क्या होंगे, तो विषम होंगे। तो यह भी क्लियर रहेगा। तो अब देखा जाए यहाँ से, तो 3 और 5 और 7 इस तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में कितने का गैप है, तो 2 का गैप है। और हम यह जानते हैं कि किसी भी विषम संख्या के, प्रत्येक विषम संख्या के बीच, यानी लगातार प्रत्येक विषम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, और उसी तरह लगातार सम संख्या के बीच भी 2 का अंतर होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यह 3 जो पेयर बन रहा है, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा लगातार विषम अभाज्य संख्या का पेयर है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यह कौन सा है, तो लगातार विषम अभाज्य संख्या का पेयर है। ठीक, ऐसे और भी सारे पेयर हो सकते हैं, तो उसे करने के बाद मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब है एक नंबर और है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर की भी बात कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर से भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं, जैसे सीडीएस एग्जाम हो या एसएससी का मेंस एग्जाम हो, इन सब में परफेक्ट नंबर से कई सारे सवाल किए जा चुके हैं कि वैसी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट नंबर हो। तो परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन होता है, थोड़ा बहुत आप लोग को पता होगा। परफेक्ट नंबर, सबसे पहले परफेक्ट नंबर अगर बात करते हैं तो हमें फैक्टर की बात भी करना होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं कि यह 6 है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो फैक्टर का मतलब यह, इसे कौन, मतलब इस संख्या को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। तो इसे 1 भी विभाजित करेगा, फिर कौन सा 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, 4 तो नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, फिर क्या 6 विभाजित करेगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए, तो इसके फैक्टर 4 हुए। तो इस तरीके से फैक्टर हम समझ गए। फैक्टर के बारे में किसी भी संख्या का अगर दिया जाए तो फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड, यानी जिसके जितने भी फैक्टर हैं, सभी फैक्टर का योग उस संख्या का दुगुना हो जाए, तब वह संख्या क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर यदि उस संख्या का दुगुना हो जाए, मतलब जो भी संख्या है इसका यह दुगुना हो गया है, इसका दुगुना हो गया है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, उसे ही परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो एक तरह से हम देखते हैं, पहले 1 की बात अगर करके देखें तो 1 का फैक्टर क्या होता है, एक मात्र 1, और उसका हम सम अगर देखें तो 1 ही होगा, और वह 1 का दुगुना होगा नहीं, तो वह हमारा क्या होगा, 1 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। फिर 2 की बात करते हैं तो 2 का 2 फैक्टर होता है, कौन सा, 1 और 2। 2 का कितने फैक्टर, तो 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, और इन दोनों का सम किया जाए तो कितना होगा, 3 होगा। क्या 2 का दुगुना है क्या, तो 2 का दुगुना नहीं है, तो यह भी क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा हमारा। फिर बात करते हैं 3 की, तो 3 के कितने फैक्टर, 1 फैक्टर और 3, मतलब इसके 2 फैक्टर, और इन दोनों का योग किया जाए, इन दोनों का सम किया जाए तो कितना होगा, हमारा 4 होगा। क्या यह 3 का दुगुना है, तो नहीं है, तो यह भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 4 की बात उसी तरह करके देख लेते हैं, तो 4 का कितना फैक्टर, 3 फैक्टर, 1, 2 और 4। अब इसका सम किया जाए तो कितना, 4 2 6, 6 1 7, क्या इसका दुगुना है, तो नहीं है, तो यह भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो कौन कौन से होंगे, आप एग्जाम्पल डायरेक्ट हम बताते हैं, जैसे 6 आप करके देख लेंगे इसी तरह से।
तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर अगर देखा जाए तो एक फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, फिर तीसरा 3 और फिर चौथा 6 होता है। इसके 4 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3 और 6। इन सब का सम किया जाए तो क्या होगा? सबका सम 12 होगा और यह क्या होगा? यह 6 का दुगुना है। इसका मतलब क्या हो गया? 6 हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। उसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे 28 का हमने देखा तो 28 का कितने फैक्टर? 1। 28 को एक के बारे में आप लोग को अगर देखा जाए तो 1 के बारे में आप लोग लिख लेंगे कि 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर मतलब 1 सभी संख्या को काटती है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। तो इस बात को भी आप ख्याल रखेंगे, यानी जितने भी संख्या होंगे 1 सबके फैक्टर होंगे। ठीक, तो 1, फिर कौन सी? 2, सम है तो 2 भी होगा। फिर आगे बात करते हैं, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 7 चौका 28। फिर 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्या होगा? 7 होगा। फिर क्या होगा? 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 और एक लास्ट होगा 28। अभी सबका योग किया जाए तो कितना होगा? 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 14, 14 दूना 28, 28, 28 कितना? तो 56। क्या 28 का 56 दुगुना है कि नहीं है? तो हम 28 को भी क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट नंबर। 6 भी हमारा क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से परफेक्ट नंबर के बारे में जान जाएंगे। और भी कई सारे परफेक्ट नंबर है, आप उसे करके देखें, खुद से बना के देखें तो क्लियर होगा। तो चलिए ये रहा, यहाँ तक तो क्लियर है। तो एक चीज़ और इससे बनता है कि किसी भी परफेक्ट नंबर को अगर देखा जाए तो परफेक्ट नंबर का, यहाँ से हम उल्टा इन्वर्स में बोल सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट नंबर का जितने भी फैक्टर होंगे सबका अगर योग किया जाए तो क्या होगा? तो उस संख्या का वह दुगुना हो जाएगा। तो यह बात भी आपको क्लियर रख रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हमारा यहाँ से जितने भी नंबर थे, नंबर के टाइप्स थे, हमने पढ़ लिए। और भी थोड़ा बहुत कुछ होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी ला के किसी न किसी वीडियो में आपको बता दूँ, तो उसके लिए आप लोगों के लिए वह बेहतर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों जाते जाते मैं यह हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी हमारा यह वीडियो प्राप्त हो और वो भी हमारे वीडियो से लाभ ले सके। और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम बात करेंगे कुछ नंबर सिस्टम में ही और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, तो हम उस टॉपिक्स को लेते आएंगे बारी बारी से। तो चलिए देखते रहिए हमारे वीडियो, लगातार इस सीरीज में बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।